फिर इनकी एक भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया प्रभारी हैं ऋचा राजपूत, उन्होंने गाली गलौज की भाषा लिखनी शुरू कर दी। टीवी वालों से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष बात कहेंगे। उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी की आरती उतारनी है, मोदी की आरती उतारनी है। आरएसएस के किसी संगठन ने पिछड़े और दलितों के हक के लिए कोई आंदोलन किया हो। मनुस्मृति आधारित संविधान चाहते हैं देश में। आज अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 100 से भी ज़्यादा सांसद हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नोटबंदी से फ़ायदे हुए देश को, या उसने उस बारे में कुछ कहा ही नहीं। नोटबंदी, जो 3 उद्देश्य नोटबंदी के बताए गए थे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। आपके एक नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, कहा जा रहा है कि वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। नहीं, ये जो प्रकरण हुआ ये लगभग 1 महीने चला। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कई जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अभद्र भाषा लिखनी शुरू की। पहले से तो वो बोलते भी हैं, चैनलों पे भी बोलते हैं हमारे नेता के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ, और अभद्र शब्दों में बोलते हैं। तो उन्होंने शुरुआत की, फिर मीडिया सेल की तरफ से उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया। फिर इनकी एक भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया प्रभारी हैं ऋचा राजपूत, उन्होंने गाली गलौज की भाषा लिखनी शुरू कर दी। और आप वो ट्वीट पढ़ेंगे तो श्रीमती डिम्पल यादव के लिए और उनकी बेटी के लिए उनका नाम ले लेके अदिति डिम्पल सिंह के लिए इतने अभद्र शब्द और इतनी गाली लिखी गई हैं भद्दी भाषा में। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी ओर से भी हमारे जो गिरफ्तार हुए साथी उन्होंने भी थोड़ा सा मर्यादा उल्लंघन किया, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और हमारे मीडिया सेल का जो ट्विटर हैंडल था उसकी तरफ से भी थोड़ा निम्न स्तर की भाषा प्रयोग हुई। लेकिन पहली बात तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, दूसरे उन्होंने सीमा बिल्कुल लांघ दी, बहुत निचले स्तर पर गिर गए। उसके जवाब में भी हमें अभद्रता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे ट्वीट इतने अभद्र नहीं थे जितने उनके थे। लेकिन अखिलेश जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए वो पुलिस हेडक्वार्टर चले गए हैं और उन्होंने पुलिस वाले को कहा कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे क्योंकि आप उसमें जहर दे सकते हैं। तो क्या यूपी पुलिस पर अखिलेश जी को बिल्कुल भरोसा अब नहीं रह गया? उनको लगता है कि ये सरकार कंट्रोल कर रही है? नहीं, बचाने के लिए जहाँ तक अखिलेश जी गए थे वो तो हमें जाना ही था। हमारी पार्टी के आदमी को गिरफ्तार किया गया था, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी की शासन पद्धति ही है कि जो विरोध में बोले उसी के खिलाफ मुकदमा कर दो। लेकिन टीवी अखबार कह रहा है आप लोग एक क्रिमिनल को बचाने के लिए खड़े हो गए। किस तरह के क्रिमिनल हैं वो? महिलाओं का अपमान कर रहे हैं वो। अरे महिलाओं का मैंने शुरुआत में कहा तो सही, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और ज़्यादा अभद्र भाषा प्रयोग की गई है। हमने किसी का नाम लेकर क्या इतनी अशिष्ट भाषा बोली है? जिस तरह वो डिम्पल जी को और उनकी बेटी को गाली दे रहे थे, और बहुत ही मतलब वो ऐसी भाषा है कि वो लिखने वाला अपने घर में पढ़ के नहीं सुना सकता, उसे कोई चैनल पे पढ़ के नहीं सुना सकता। वो भाषा उन्होंने प्रयोग की है। उनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। टीवी वाले कह रहे थे कि आपका नेता गाली गलौज करता है। सर, आपने देखा ही नहीं लगता है मुझे उस दिन टीवी वालों, चित्रा जी को देखा ही नहीं आपने। टीवी वालों से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष बात कहेंगे। उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी की आरती उतारनी है, मोदी की आरती उतारनी है। अखिलेश जी के सबसे प्यार, अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने तमाम टीवी चैनलों को, मायावती जी अखिलेश यादव ने नोएडा में ज़मीनें दी है, यश भारती पुरस्कार से नवाजा है। टीवी अखबार तो इन लोगों को मतलब डार्लिंग है इन लोग। नहीं, ना तो टीवी से कोई हमारी शत्रुता है, ना पत्रकारिता से शत्रुता है, ना पत्रकारों से, ना साहित्यकारों से। लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं जिनका ईमान ही बिका हुआ, जिनके जो पत्रकारिता के नाम पे केवल दलाली करते हैं, व्यापार करते हैं, जी हजूरी करते हैं, पैर छूते हैं, चमचागिरी करते हैं, उन्हें किस दृष्टिकोण से हम पत्रकार कहें? अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट करवा दिया। उन्होंने कहा कि अब जो जैसी भाषा में बात करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। मतलब आप लोग को खुले छूट दे दी गई है? नहीं, खुली छूट तो नहीं है, मर्यादा में ही रह के करना है, जवाब देना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सीमा का उल्लंघन करेंगे तो जवाब भी उन्हें मिलेगा। हम डर के नहीं बैठेंगे। पहले डरा हुआ था सपाई। डर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मर्यादा का डर था कि हम कोई ऐसी भाषा ना बोलें कि जो अशोभनीय हो। लेकिन जब वो बार बार कहने के बाद भी नहीं मानते हैं, अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि हमारी ओर से बदजुबानी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम करोगे तो फिर जवाब मिलेगा।
आपके नेता जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। ये जातीय राजनीति नहीं है, ये वर्ग हित की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है। ये एक कटु सत्य है कि ये देश जातियों का देश है, जातियों में बटा हुआ। यहाँ हर व्यक्ति अपनी जाति लेकर पैदा होता है। जब बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले उसकी जाति पूछी जाती है। जब वो नौकरी के लिए जाता है तो उससे जाति पूछी जाती है। फार्म में बाकायदा उसकी जाति भरी जाती है। और जाति के नाम पर यहाँ भेदभाव होता है। उस भेदभाव को दूर करने के लिए जातियों की जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन एक भूमिहार ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट गया है, अभी सुनवाई होनी, वो कह रहा है कि जाति जनगणना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामाजिक न्याय की बात नहीं करता? क्या हमारा संविधान सामाजिक समता की बात नहीं करता, समानता की बात नहीं करता, सामाजिक न्याय की बात नहीं करता? तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो जाएगा? सामाजिक न्याय के लिए समाज में किसकी कितनी संख्या है ये तो पता करना पड़ेगा। और ये स्थानीय निकाय के संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पहले सर्वे करोगे कितनी जाति ओबीसी के कितने लोग हैं किस वार्ड में, किस निकाय में, तब आरक्षण करो। आप लोग आरक्षण चाहिए, ये आप लोग को भरोसा नहीं है? चुनाव जीत के आइए, आप लोग रिजर्वेशन से मेयर बनेंगे, रिजर्वेशन से काउंसलर बनेंगे। चुनाव जीत के आइए। आप लोग तो कह रहे हैं हम 85% हैं, तो जीतिए चुनाव। रिजर्वेशन क्यों चाहिए जाट गुर्जर को, ओबीसी की जातियों को, यादव कुर्मी कोयरी को? हैं आप लोग कह रहे हैं कि हम 100 में 90 हैं, तो जीतिए चुनाव। नहीं, केवल स्थानीय निकाय में रिजर्वेशन की बात नहीं है, बात शिक्षा में भी है, एडमिशन की भी है, बात सरकारी नौकरी की भी है, बात प्राइवेट सेक्टर की भी है, न्यायपालिका की भी है। सब जगह जब तक देखिए, जो देश की व्यवस्था हजारों वर्ष तक जाति के आधार पर रही है, कुछ लोगों को सत्ता से, संपत्ति से, शिक्षा से वंचित रखा गया है। उनके पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्हें तो उनको बराबरी में लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर देने होंगे, और ये विशेष अवसर ही आरक्षण है। तो बन तो गया, पिछड़ा प्रधानमंत्री देश में और जो ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, कैसी बात करें? अब क्या चाहिए आप लोग? नहीं देखिए, इसे तो डॉक्टर लोहिया लासेबाजी की राजनीति कहते थे। पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से नहीं आते, उन्होंने फर्जी ओबीसी अपने आप को घोषित किया वहाँ पे सरकार होते हुए, बिना किसी पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के, बिना किसी सर्वे के वो अवैधानिक रूप से पिछड़ी जाति में शामिल किया। लेकिन पिछड़े हैं या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सोच किस तरह की है, सोच न्याय की है या नहीं है। आरएसएस तो कह रही है हम समाज में समरसता फैला रहे हैं। आरएसएस की सोच में आपको शक हो रहा है? सबसे राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस का, तो एकमात्र काम सामाजिक विद्वेष और धार्मिक विद्वेष पैदा करना है। आरएसएस ने कब सामाजिक समरसता के लिए कौन सा काम किया है? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहीं ज़्यादा घटना इस तरह की होती हैं कि दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने दिया गया, दलित को मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया, मूछ रखने पर हत्या कर दी। तो ये इस तरह की, और कभी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कभी इस चीज़ को लेकर सड़क पर उतरी है कि हमारे दलित दूल्हे को घोड़े पर क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? कोई एक उदाहरण दे सकते हैं आप कि आरएसएस के किसी संगठन ने पिछड़े और दलितों के हक के लिए कोई आंदोलन किया हो? जब मंडल आयोग लागू हुआ तब पूरी आरएसएस सड़क पर थी इसके विरोध में। और वो तो मनुस्मृति आधारित संविधान चाहते हैं देश में। उन्होंने तो जब देश में बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया, और ये 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया संविधान सभा में, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, हमें। ये आप उस दिन टीवी पर भी कह रहे थे। जी हाँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑर्गेनाइजर का अंक उठा के देख लें आप, नवंबर का 1949 का, उसमें लिखा उन्होंने कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, कटिंग पेस्टिंग का संविधान है। ये अलग अलग देशों के संविधानों से चोरी करके। कौन थे उस समय आरएसएस प्रमुख? उस समय गुरु गोलवलकर थे। अच्छा। तो गुरु गोलवलकर ने ये लेख लिखा कि हम ये संविधान, आरएसएस राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके विरोध में थी, आरएसएस राष्ट्रीय संविधान के विरोध में थी, आरएसएस राष्ट्रीय ध्वज के विरोध में थी। इन्होंने कहा 3 रंग का ध्वज हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए। आरएसएस का हाथ राष्ट्रपिता की हत्या में रहा। तो ये तो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के तो हमेशा विरोध में रहे हैं। लेकिन चोरी टाइट हिंदू मुस्लिम के मामले में तो वो सबसे बढ़िया है ना, वो मुसलमानों से सारा हक छीन के और हिंदुओं को मिल रहा है, जाट गुर्जर पटेल मराठा सबको। नहीं, मुसलमान पे कौन सा हक था जिसे छीन के वो दे रहे हैं?
मुसलमान को तो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है वो कह रही है कि दलित से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति है। मुसलमान न शिक्षा में है, न नौकरी में है, न राजनीति में है। अब उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य जिसमें ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है, लगभग 18% मुस्लिम आबादी है, उसमें एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी न देती हो जिस उसे, और जो तो मुसलमान कहाँ आ गए? तो वो तो है ही मुस्लिम विरोधी, तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान, हम तो है। आपकी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन आजम खान के साहब के साथ खड़ा नहीं होती है। नहीं, हमारी पार्टी हर जिसके साथ अन्याय हो रहा है हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। आजम साहब तो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, फर्जी तरीके से उन्हें जेल भेजा गया और उनकी यूनिवर्सिटी को बंद करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। तो आजम साहब की बात नहीं है, किसी भी आम आदमी के साथ भी अन्याय है तो उसके साथ भी हमारी पार्टी खड़ी है। आप लोग, आपका मैं पढ़ता रहता हूँ ट्वीट, अखिलेश जी का भी ट्वीट आता है, समझ रोज़ आप लोग महंगाई महंगाई महंगाई। कहाँ महंगाई है देश में सर? हैं, इतना खुश है लोग हैं? नहीं, देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। माननीय मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 में, इन्होंने 4-5 जो हमारे न्यूज़ चैनल जो जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी ने बहुत वादे पूरे कर दिए, बहुत कर दिया, उन्होंने पहला कहा था कि राजनीति से अपराधीकरण ख़त्म कर देंगे और संसद को अपराधी विहीन कर देंगे। आज अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 100 से भी ज़्यादा सांसद हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और 2 गृह राज्य मंत्री हैं, तीनों के खिलाफ मुकदमे हैं, तीनों हत्याओं के आरोपी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तीनों के खिलाफ मुकदमे। यानी कि जो अपराध मुक्त करने जा रहे थे उन्होंने अपराधियों को कुर्सियों पर बैठा दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, चंदा में भ्रष्टाचार, राजनीतिक चंदे में भ्रष्टाचार होता है, चुनावी चंदे में, उसमें पारदर्शिता लेकर आएंगे। उसके लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ले आए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, उसमें ना चंदा देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा, ना लेने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा। ये कौन सी पारदर्शिता है? तो उसके खिलाफ काम किया। तीसरा, उन्होंने कहा था कि काला धन विदेश में बहुत जमा है, हमारा काले धन को वापस लेकर आएंगे। अब रिपोर्ट ये बताती है कि 2014 के बाद स्विस बैंकों में काला धन दुगना हो गया है। नोटबंदी की थी ये कह के नकली नोट जो चल रहे हैं चलन में वो बंद हो जाएंगे, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। रिश्वतखोरी ज़्यादा बढ़ी है, नकली नोट भी ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं पहले से। तो हर चीज़ में तो विफल हुए हैं ये। और जो विश्व स्तर पर जो सूचकांक जो सर्वे किए जाते हैं, जो अलग अलग वो रिपोर्ट आती हैं, उनमें हमारा स्तर हर चीज़ में गिरा, हर विषय में। जैसे कि भुखमरी में हम लगातार नीचे गए हैं। जब मोदी दे तो रहे हैं 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन, और क्या चाहिए? इससे खराब स्थिति देश की क्या होगी कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ा भिखारी की तरह। इससे खराब स्थिति क्या होगी? 4 साल की नौकरी कर दिया, आप सबको अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। आज से उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। अग्निवीर योजना ये जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, सबके बच्चे सेना में अब जाएंगे 4-4 साल पर, फिर 25% रहेगा, बाकी 75% देश निर्माण करेगा। ये अग्निवीर जो योजना लेकर आए हैं मोदी जी, ये देश के भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक सिद्ध होगी। देश की सुरक्षा के लिए, देश के नौजवानों के लिए ये बिना सोचे समझे जब भी कोई योजना लेकर आते हैं ज़्यादा चिंतन विंतन वो करते नहीं हैं, विशेषज्ञों की सलाह नहीं लेते हैं। ऐसे ही नोटबंदी लेकर आए थे, ऐसे ही कृषि बिल लेकर आए थे। नोटबंदी पर तो सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। 5 जजों की बेंच में 4 जजों ने सहमति जता दी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि वो अवैधानिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नोटबंदी से फ़ायदे हुए देश को, या उसने उस बारे में कुछ कहा ही नहीं। नोटबंदी जो 3 उद्देश्य नोटबंदी के बताए गए थे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन हिंदू तो मजबूत हुआ है, हिंदुओं की सरकार चल रही है, चूड़ी टाइट है, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। जो आपकी पार्टी नकली हिंदू है। नहीं, हमें तो चल असली हिंदू वाली पार्टी तो बीजेपी है सर, आरएसएस। नहीं, हिंदू की जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो केवल 10% हिंदुओं के हित में कोई काम कर सकते हैं वो। बाकी 90% हिंदू तो बर्बाद हुआ है। ओबीसी के आरक्षण को आधा कर दिया गया है, दलितों की स्थिति बहुत ख़राब है, सामाजिक न्याय को पीछे धकेला जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। तो हिंदू हित अगर 10% लोगों में समाहित है तो वो खुश हो सकते हैं, लेकिन 90% हिंदुओं के तो अधिकार छीने जा रहे हैं। एक और 2 सवाल बस।
विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, सब इनकम टैक्स ईडी से डरते हैं, इस बात में सच्चाई है? नहीं, हमारी पार्टी के हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी तो किसी से डरे हुए नहीं हैं। वो तो लगातार सड़क पर हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की शोषण और अन्याय के खिलाफ हर जगह विरोध कर रही है। और कुछ हो सकते हैं जो विपक्ष में कुछ पार्टियों के नेता जो देखा जा रहा है कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कुछ हो भी सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पद्धति है कि विरोधियों को दबा के रखो, उन्हें जो तुम्हारे खिलाफ बोले उस खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग करो, पुलिस का प्रयोग करो, देशद्रोह के मुकदमे कायम करो, और किए भी हैं, बहुत लोगों को जेल भेजा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन चीज़ों से ना तो डरी है और समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पर है। मान लीजिए आप लोग बीजेपी से लड़ जाएंगे, एक आखिरी सवाल, चूँकि आप टीवी पैनलिस्ट भी हैं, टीवी अखबार से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए शंभू जी, ऐसा है जब कोई चीज़ अति से पार हो जाती है तो उसका इलाज भी खुद ही हो जाता है। हाँ, एक बार कई सीनियर पत्रकार बैठे थे और ये विषय आया कि आजकल जो है सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तो मैंने उन्हें उदाहरण दिया। मैंने कहा उस दौर को याद करो जब देश में अंग्रेज़ थे, तब भी जो बड़े बड़े अखबार थे, बड़े बड़े मीडिया संस्थान थे, वो अंग्रेज़ों के साथ थे और उन्हें ही वो राष्ट्रीय प्रेस कहते थे, नेशनल प्रेस। लेकिन छोटे छोटे अखबारों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जो संपादक खुद छापता था, खुद बांटता था अखबार, और 2-4-6 महीने बाद पुलिस उसकी प्रेस जब्त कर लेती थी या संपादक को जेल में डाल देती थी। फिर वो जेल से छुट के आते थे, फिर चंदा इकट्ठा करते थे, फिर प्रेस लगाते थे, फिर अखबार निकालते थे। वही हालत आज हो गई है। आज बड़े संस्थान बिके हुए हैं, मीडिया के बड़े चैनल सब बिके हुए हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जो ये छोटे छोटे नेशनल दस्तक जैसे चैनल शुरू हुए हैं, जो यूट्यूब चैनल और पोर्टल शुरू हुए हैं, सही मायने में जनता की आवाज़ ये उठा रहे हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आप लोग जैसे हम आज़ादी में कामयाब हुए, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे कौन थे? पत्रकार और वकील, और उन्होंने देश आज़ाद कराया। हर बड़ा नेता आप देखिए वो किसी न किसी अखबार का संपादक था और ये वकील था। आज वही हालत है कि आज जो छोटे छोटे पोर्टल और मीडिया, ये जो यूट्यूब चैनल शुरू हुए हैं, ये ही देश की लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और ये कामयाब होंगे। ये एक सवाल और मेरे मन में आ गया जब आपने बोला, तो मैं सवर्ण पत्रकारों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि बिकी हुई है। आपको नहीं लगता जो मीडिया चला रहे हैं इस देश के, जो सवर्ण समाज के हाथ में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सब तरह से आवाज़ें आती थी जब मनमोहन की सरकार थी। विनोद राय ने अफवाह फैलाया, एक दलित मंत्री ए राजा को जेल में डाल दिया गया, कनिमोड़ी को जेल में डाल दिया गया, ओबीसी की थी। वो मामला पूरा 2G 3G फ्लॉप साबित हुआ, कोर्ट में किसी को सज़ा नहीं हुई, बरी हो गया। उस समय मीडिया ने एक आडंबर खड़ा किया अन्ना आंदोलन अरविंद के साथ, सरकार को, वो सरकार चली गई। ये मीडिया बिकी हुई है या जो मीडिया में लोग हैं, जो इस देश के 10% जो सवर्ण समाज के हिंदू हैं, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी और आरएसएस के साथ? और आप कितना भी हिंदू बनकर, कम से कम हिंदू के नाम पर तो वोट नहीं ले सकती है कोई पार्टी, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जिसको धर्म के नाम पर वोट देना है वो तो बीजेपी के साथ जाएगा। क्या ये समझ राष्ट्रीय नेतृत्व को है, आप लोग के नेतृत्व? देखिए, उद्योगपति कभी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। उद्योगपति व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अपना उद्योग चलाना है। नहीं, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, मालिकों की। उसी पे आ रहा था, मैंने उसी सवाल का जवाब एक भी मालिक नहीं कहने आता है एंकर को। मैंने भी 14 साल नौकरी किया सर, एक भी मालिक नहीं कहने आता। सारा डिसीजन संपादक लेवल पे होता है और रिपोर्टर के लेवल, रिपोर्टर चाहे तो सरेआम खड़ा होके धज्जी उड़ा दे सरकार की योजनाओं का। नहीं, मैं पहले वो वाक्य पूरा कर दूं कि ये जो न्यूज़ चैनल हैं ये उद्योग हैं, ये कोई पत्रकारिता नहीं। पहले अखिलेश की सरकार है तो भी उद्योग रहेंगे, उसके बाद भी सरकार सवाल पूछा जाएगा। मायावती मुख्यमंत्री थी तब भी सवाल, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बिहार से भी ऐड मिलता है, वहाँ सवाल पूछा जाता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री हो जाइए, राजकुमार भाटी मुख्यमंत्री हो जाए, आपकी धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी। वो सवाल है ही नहीं कि ये जो किसकी सरकार है। इन्हें अपने उद्योग चलाने हैं, जो इतने पूंजी लगा के मुनाफे के लिए उद्योग चला रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि संपादक, मैंने तो वो उदाहरण भी देखा है कि एंकर को ऑन एयर शो करते हुए नौकरी से आउट कर दिया गया। कब की बात कर रहे हैं? अभी 2 साल पहले ही, 2 साल पहले। तो एंकर मुसलमान होगा, दलित होगा या पिछड़ा? नहीं, वो ब्राह्मण हिंदू था। शो करते हुए, डिबेट करते हुए उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रति कड़े सवाल पूछे, उसे बीच शो में उठा दिया गया और एंकर चेंज कर दिया गया। उसने रिजाइन किया और नौकरी से बाहर आ गया। आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं।
नहीं तो आपको लगता है कि ये पैसे के दम पर हो रहा है या जो सवर्ण पत्रकार हैं उनकी वैचारिक सहमति है? जैसे मैं SC ST OBC हूँ, आप OBC हैं, आप OBC के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं या वैचारिक सहमति है आपकी? नहीं, तो मेरी राय है कि टीवी अखबार की वैचारिक सहमति है RSS BJP के साथ। वहाँ जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक जाट गुर्जर पटेल मराठा टीवी में नहीं जाएगा, पिछड़ा दलित आदिवासी टीवी में नहीं जाएगा, तब तक टीवी का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। जैसे BBC देखिए, CNN देखिए, वहाँ डाइवर्सिटी है, रिप्रेजेंटेशन है। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इसमें इतना सुधार जरूर करना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ही वर्ग के सारे लोग भ्रष्ट होते हैं, सारे लोग बेईमान हैं। उसमें अभी अच्छे पत्रकार हैं, कई तो वैचारिक सहमति कहिए, भ्रष्टाचार तो कहाँ ही नहीं है। हाँ, जो वर्ग चरित्र जो है वो बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम सही न्यायपूर्ण मीडिया हमें स्थापित करना, तो उसमें सबको शामिल करना पड़ेगा, समावेश। BBC में हुआ है, आपको ब्लैक रखना है, ब्लैक एंकर रखना है। जी हाँ, जी हाँ। CNN में आपको ब्लैक एंकर रखना है। अगर आप यूरोप और अमेरिका ने जितना समावेशी जो योजनाएं अपनाई हैं और जिस ईमानदारी से उन्होंने लागू किया है, हम उसमें बेईमान हैं। अभी हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के लिए बात तो करते हैं, लेकिन ईमानदारी से उसे लागू नहीं कर। या फिर गैर सवर्ण जितने नेता हैं उनकी राजनीतिक सामाजिक समझ पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए ईमानदार नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता या अपनी तकलीफ़ों से निकलना चाहते हैं, वो समाज के प्रति बहुत ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या अगर हैं भी तो वो हिचक है, डरते हैं अपने अधिकार। जैसे आज भी ऑस्कर हो, ब्लैक कम्युनिटी के लोग भेदभाव के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या भारत का जो पढ़ा लिखा गैर सवर्ण है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, उसकी सामाजिक समझ नहीं है या वो डर से बोलना नहीं चाहता है? दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लागू होती हैं। थोड़ी सामाजिक समझ भी नहीं कई लोगों में, और कई लोग डरते भी हैं। उन्हें लगता है कि तुम व्यवस्था से बाहर कर दिए जाओगे। तो राजकुमार भाटी को क्यों नहीं डर लगता है? नहीं, अब ये तो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। दोनों, ये हो सकता है कि मैंने समझ लिया हो इस चीज़ को। आप नफ़ा नुकसान नहीं सोचते हैं कभी? नहीं, नफ़ा नुकसान तो हम उस हालत में है ही नहीं कि हमारा कोई नुकसान कर पाएगा। हम तो ग्रास रूट लेवल के आदमी हैं। हमारे कोई बिजनेस नहीं चल रहे, हमारी कोई कंपनी नहीं चल रही, हमारे कहीं ठेके नहीं चल रहे, हमें कहीं टेंडर नहीं लेने सरकारों से, और हमारा कोई बिगाड़ेगा क्या? अगर आप टीवी अखबार देखते हैं, टीवी के पैनल देखते हैं, तो राजकुमार भाटी का आप ज़रूर एज ए गेस्ट देखिएगा। इस देश के 90% जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उसकी आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हमने सोचा था कि आज इनसे बात की जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, देर है अंधेर नहीं है। कानून की चक्की संविधान की चक्की बहुत महीन पिसती है। देर सवेर SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी बढ़ेगी। बस शर्त इतनी है कि आप बात तो शुरू कीजिए। नेशनल दस्तक की यही कोशिश होती है कि वो तमाम लोग, चाहे वो राजनीति में हो, संस्कृति, चाहे कल्चरल हो या सोशल हो, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। तो राजकुमार भाटी जी थे, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और टेलीविज़न अखबार पर बहुजन समाज में, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और पॉपुलर पैनलिस्ट हैं। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।